चलिए स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है एसबीआई क्लर्क का वो अभी समाप्त हो चुका है और एसबीआई पीओ का भी अभी एग्जामिनेशन आने वाला है। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, जो सीरीज है, ये पार्ट 1 है, टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ दिसंबर मंथ। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स हमारे बैंकिंग एग्जाम में एसबीआई के क्लर्क हो गया या जो भी आईबीपीएस कंडक्ट करती है उसका जो पैटर्न रहा है और पिछले साल के एग्जाम को रेफरेंस लेके हमने ये जो वीडियो है दोस्तों बनाया है। आशा करता हूँ कि आपका जो करंट अफेयर्स के जो भी यहाँ से दिक्कत है वो छूट जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ये टोटल 100 जो टॉप एमसीक्यूज है दिसंबर मंथ के, जिसमें हमने एमओयू, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, नेशनल जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेशनल करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके हो गया, ऑर्बिचुअरीज हो गया, आरबीआई न्यूज़ में क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, उसके बाद आपके बुक्स और ऑथर्स हो गया, इंडेक्स रैंकिंग और बैंकिंग अवेयरनेस। तो इन सारों का एक यहाँ पे पूरा निचोड़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने इस वीडियो में डराया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है। जो एफर्ट आप भी लगा रहे हैं अपने मेंस के लिए, वो एफर्ट हम आपके लिए लगा रहे हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शंस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत सारे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं करंट अफेयर दिसंबर मंथ की। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टॉपिक ट्रेंडिंग रहते हैं कि ना बैंकिंग एसबीआई में, ये पूछते हैं कि लोन, पिछले बार इन्होंने पूछा था कि तो तमिलनाडु में लोन मिला था वो कितने मिलियन डॉलर का था और उसे किसने दिया था। तो इस बार सेम लोन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। चलिए सबसे पहले मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ। क्वेश्चन यू है कि इन नवंबर 2024 द वर्ल्ड बैंक अप्रूव डैश फंडिंग फॉर एनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट एलिमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा। दोस्तों देखो, मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 4 एमसीक्यूज दूंगा, उसमें से पूछूंगा क्या क्या है। आप समझिए एक्सप्लेनेशन को कि क्वेश्चन क्या है और एक्सप्लेनेशन में हमें ये जो की पॉइंट है ये ध्यान में रखना है। आंसर तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं खेल रहे हम। करंट अफेयर जो आपके बैंकिंग करंट अफेयर को जो आपके एसबीआई के एग्जाम के लिए रिलेटेड है, यही हमारा मकसद है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि यहाँ पे एक लोन अप्रूव हो गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसको फंडिंग किसके लिए किया गया है, इसने त्रिपुरा और नागालैंड स्टेट में। ठीक है, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिपुरा की कैपिटल क्या है और नागालैंड की कैपिटल क्या है। चलिए अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि देखिए वर्ल्ड बैंक ने पहले तो कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया है। ठीक है, 225.5 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, मिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा पूछता है स्टैटिक में। कभी पूछ देगा कि इतना अमाउंट का लोन किसे इस चीज के लिए अलॉट हुआ है, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ठीक है, अब ये डिसीजन क्या करेगा, ये डिसीजन जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है तो करीब करीब यहाँ से 7 लाख जो पीपल है, 7 लाख जो पीपल है अक्रॉस नागालैंड और त्रिपुरा के 400 विलेज, 400 जो नॉर्थ ईस्टर्न विलेज है उनको फायदा पहुंचाएगा। ये किस रूप में फायदा पहुंचाएगा, ये जो है ये कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए काम में आएगा। ठीक है, ये कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए काम में आएगा, जिसके लिए यहाँ पे 1 लाख हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है, जो यहाँ पे ट्राइबर लोग रहते हैं, उनके बायोडाइवर्सिटी और ज़मीन के बचाने के लिए ये काम आएगा। वहाँ पे वो इकोसिस्टम मैनेजमेंट करेंगे, लैंडस्केप को एनहांस करेंगे। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए ये यहाँ पे लोन आया है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब ये जो फंडिंग होती है, ये जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, देखिए वर्ल्ड बैंक में ना 2 ब्रांचेस होती है। 2 ब्रांचेस मतलब 2 ब्रांचेस मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाए। अगर मैं वर्ल्ड बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो वर्ल्ड बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन यूं हम समझ सकते हैं कि एक ब्रांच होती है आपकी IBRD है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट होता है IDA। ठीक है, ये IDA, ये दो मिलके बनता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, सो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की मैच्योरिटी पीरियड कितनी है इस लोन की, ये है आपके 12 साल की, इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड। अगर उस टाइम पे ये लोन नहीं चुका पाए तो ये होता है 4.5 ईयर और बढ़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रांट और इसको अलग से पैसे मिलेंगे 2.4 मिलियन डॉलर के। ठीक है, फ्रॉम किसके द्वारा, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट लैंडस्केप। ठीक है, प्रोग्रीन इनके तरफ से। तो इतना याद रखिए कि बस कार्बन इमिशन भी यहाँ पे स्टॉप करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है 2.20
इसके जो मिलियंस है 2 to 5.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन नवंबर 24, मतलब दिसंबर का अगर करंट अफेयर में नवंबर का यहाँ पे अपडेट आया है, तो नवंबर में जो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट साइन किया था किसके साथ? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, टू इम्प्लीमेंट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन कहाँ पे? फिजी, कोमोरोस और मदागास्कर। ठीक है, तो एंड सीएचएल्स। ठीक है, तो ये कंट्रीज में एग्रीमेंट इन जो एमईए ने इम्प्लीमेंट किया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? तो ये होता है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो याद रखिए फिजी, कोमोरोस, मदागास्कर एंड सीएचएल्स। ठीक है, ये 3 कंट्री के साथ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस और हमारे देश की जो एक्सटर्नल मिलिट्री अफेयर्स है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स है। ठीक है दोस्तों, तो उनका एक एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है अंडर पार्टनरशिप ऑफ इंडियन सोलर अलायंस दैट विल सर्व प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी विथ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग 2 मिलियन यूएस डॉलर टुवर्ड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मैं बात करूँ तो ये पूरे देशों की जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सपोर्ट करती है सोलर एनर्जी को यूज़ के लिए। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये हाल ही में नई ऑर्गेनाइजेशन है, 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये स्टैब्लिश की गई है। इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत देश में है, जिसका नाम हरियाणा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक पोर्टल लॉन्च किया था। देखिए बहुत सारे हमारे देखे गए पैटर्न में कि पोर्टल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पोर्टल है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज, लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, विच इनेबल्स द कंज्यूमर टू फाइल देयर कंप्लेंट। तो यहाँ पे हमें कंप्लेंट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उपभोक्ता मामला विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आता है, जिसका नाम है ई दाखिल। ठीक है, तो एक ऐप याद करिए, ये जो पोर्टल है ये ई दाखिल, जो हम जो कंज्यूमर्स है, हमारे कंप्लेंट अगर हमें किसी प्रोडक्ट के खिलाफ या किसी कंपनी के खिलाफ हमें वहाँ पे हमारी शिकायत दर्ज करनी है, तो ये जो हमारा कंज्यूमर अफेक्ट विभाग है दोस्तों, वहाँ पे ई दाखिल करके प्रोग्राम आया है। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये लॉन्च कर दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024। ये न्यू दिल्ली में ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है, ये किसने इनॉग्रेट किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके हस्ते ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ये यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम। तो ये भारत मंडपम प्लेस याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, द कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय इंडियन। अब होस्ट किसने किया था? जैसे इसको होस्ट किसने किया था? ये किया था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो इफको याद रखिए, इफको के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। और किसके साथ कोलैबोरेशन किसके साथ किए थे इन्होंने? आईसीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आईसीए इंडियन कोऑपरेटिव, ठीक है, अमूल, ठीक है, यहाँ पे जो भी अपने कोऑपरेटिव सहकारी जो संस्थाएं रहती है उनके साथ, और ये क्रिबिच को। ठीक है, ये दो इनके साथ में मिलके इन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है ये आयोजन किया था। अब ये जो असेंबली ऑर्गेनाइज इंडिया ने किसके लिए, मतलब ये कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद, तो भारत देश में पहली बार 130 साल के इतिहास में सबसे पहली बार ये जो आईसीए हो रहा है, ये हो रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 में क्या एक माना था? ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने है साल 2025 को क्या माना था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिलेट्स ईयर पिछले बार पूछा था कि 2024 का 23 का कौन सा साल है, तो वैसे ही 2025 का साल कौन सा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जो 2025 का साल है दोस्तों, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, जिसे हम IYC भी कहते हैं। ठीक है, विच इज टू बी सेलिब्रेटेड अंडर थीम, इसकी थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। ओके, सो कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड इज
थीम फॉर ICA। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू नाइजीरिया, ब्राजील, गयाना फ्रॉम 16 टू 21 नवंबर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने एक पैटर्न डाला दोस्तों क्वेश्चन का। ये ऐसे क्वेश्चन आपको SBI के PO में देखने मिलेंगे। अगर थोड़ा हार्ड करना है SBI क्लर्क में तो प्लीज यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐसे मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो जो प्रधानमंत्री जी ने अपने परराष्ट्र या दूसरे जैसे इंटरनेशनल विजिट पे रहते हैं ना, तो उस समय ये नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में गए थे। तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने कोई चीज साइन नहीं की थी। ठीक है, ये बहुत दिनों बाद वहां पे गए थे। सही बात। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो 16 से नवंबर के बीच में एक समिट हुआ था। वो समिट कहाँ हुआ था? ब्राजील में। मेरा क्वेश्चन का MCQs का ऑप्शन देखिए, मैं पहले ऑप्शन के समझाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी वॉज अवॉर्डेड विद ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, तो नाइजीरिया में, सही बात है, ये नाइजीरिया में उनको अवार्ड प्रदान हुआ था। तो ये एक चीज यहाँ से मेरा एक MCQs बन गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, GNCO ये मेरा एक यहाँ से बन गया। ठीक है, और 17 नवंबर को उनको मिला था इन सेरेमनी एट स्टेट हाउस बाय फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। ये सही है, तो मैं सही ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। ही विजिटेड रियो डी जेनेरो, ब्राजील। सही बात है, ब्राजील भी गए थे 18 नवंबर को। पार्टिसिपेट किया था उन्होंने G20 समिट्स में, राइट। और ये ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने होस्ट किया था, जिनका नाम है लूसी दा सिल्वा। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में कहा गया है कि इंडिया और गयाना के बीच में 5 मेमोरेंडम साइन हुई। ये बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन A एंड B इज राइट। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए एक्सरसाइजेस की हम बात करें तो एक्सरसाइज में देखिए सिन बैग्स। तो ये जो सिन बैग्स है, ये किसके किसके बीच में एक्सरसाइज होती है? सबसे पहले मैं ये बात करूँ तो सिन बैग्स जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच नेशंस, यानी इंडिया के साथ किसने यहाँ पे ये पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इंडिया के साथ कौन सी आर्मी है जिसने ये पार्टिसिपेट किया था दिसंबर 2024 में एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे, महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है देखिए कंबोडिया। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2024 को इसका इनॉग्रल एडिशन हुआ था एक्सरसाइज का, और जिसमें कंबोडिया और भारत देश ने मिलके आर्मी कमांडेंस जो फॉरेन ट्रेनिंग का नोड है पुणे में, वहां पे ये किया था। और इस एक्सरसाइज का एम था कि ऑपरेशंस जो होते हैं, इंटरनेशनल ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, और दोनों आर्मी के लिए पीस कीपिंग, शांति रखने के लिए, कहीं युद्ध हो गया या किसी देश में कहीं उथल पुथल मची है, तो ये आर्मी जो है वो वहां पे जाके, जैसे आप देखते हो श्रीलंका या ब्राजील की हम बात, सॉरी, श्रीलंका या अफगानिस्तान की बात करें तो एक इंटरनेशनल लेवल की पीस कीपिंग आर्मी जाती है। ठीक है, तो ये वहां पे अपनी सर्विस देते हैं। वहां का जो गवर्नेंस है, वहाँ पे परिस्थिति सामान्य बनाने के लिए ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें रहती है ना, इन आर्मीज को ट्रेन किया जाता है कि गंभीर परिस्थिति में भी आप अपनी सर्विस वहाँ पे भेज दो। ठीक है, तो सिनमेक्स किसके बीच में हुई एक्सरसाइज? इंडिया और कंबोडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको लगता है कि SBI क्लर्क, SBI PO के मेंस के करंट अफेयर सेक्शन में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर जो है वो SBI PO या बैंकिंग से रिलेटेड हम एक सीरीज चला रहे हैं, डेली उसे देखिए। और आई होप कि इसे देखने के बाद आपके जो मार्क्स है कहीं ना कहीं तो गेन होंगे। और जो स्ट्रैटेजी है, हमने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी वहाँ पे देखा है, उस वीडियो को भी आप देखिए, जो इसका हमने लिंक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया है, डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप किया है। यूट्यूब को चैनल को विजिट कीजिए एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के वीडियो है वो भी देखने मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, टू विच कंट्री, रशिया, ठीक है, किस कंट्री को रशिया ने नेक्स्ट ब्रिक्स का चेयरमैनशिप दिया है? ठीक है, तो अभी रशिया में हुआ था दोस्तों ब्रिक्स का, अभी जो नेक्स्ट चेयरमैनशिप है किसे यहाँ पे दिया गया? ठीक है, अब जो शेरपा मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी? एक्ट्रेनीबर्ग, रशिया में हुई थी नवंबर 2024 में, जिसे नेक्स्ट जो ब्रिक्स समिट होने वाला है वो यहाँ पे डिसाइड हो गया। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, देखिए ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, ये हैंड ओवर की गई थी कि अगला जो यहाँ पे ब्रिक्स समिट होने वाला है वो होना है रशिया में, अभी हुआ, नेक्स्ट हो रहा है अभी ब्राजील में। ठीक है, तो ब्राजील नेक्स्ट अभी 2025 का ब्रिक्स समिट यहाँ पे होस्ट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो ये डिसीजन है,
जो मेन चीज़ यहाँ पे उभर के आई है 2024 के, अगर हम बात करें ब्रिक्स समिट की, तो यहाँ पे एक कजान डिक्लेरेशन आया है दोस्तों। कजान डिक्लेरेशन यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे एक याद रखिए कि अगर पूछे कि रशिया में होने हुए ब्रिक्स समिट में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्या था यहाँ पे रूल्स, तो ये कजान डिक्लेरेशन, ठीक है। अब ये जो समिट है इस बार का जो रशिया में हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ब्रिक्स ग्रुप का एक्सपांशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे और सारे मेंबर्स बड़े हैं, जो कंट्रीज है हुआ है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ एक्सपांशन की, इजिप्ट, ईरान एंड यूनाइटेड अरब इमिराट्स एंड इथोपिया वर वेलकम एज अ फुल टाइम मेंबर, ठीक है। अब फुल टाइम मेंबर ये लोग वेलकम हुए। एडिशनली, ठीक है, एडिशनली अभी किसने ज्वाइन किया? बेलारूस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड ज्वाइन द ब्रिक्स पार्टनर। वो पार्टनर है, एंड जो 3 कंट्रीज मैंने आगे बताई वो परमानेंटली ज्वाइन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which traditional sari from Gujarat was recently in November 2024 received GI tag from Geographical Indication Registry? सबसे पहले मैं GI टैग्स की अगर बात करूँ दोस्तों, तो ये ऐसी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है कि अगर कोई चीज़ उस एरिया या उस लोकेशन में उस जगह की संस्कृति को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को प्रमोट करती है या वो फेमस है वहाँ पे, तो उसको एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन का हम टैग देते हैं, ठीक है। अब ये जो GI टैग है ना दोस्तों, सबसे पहले कब से देना चालू हुए थे? ये हुए थे 2003 में, अनाउंस हुए थे। 2004 में सबसे पहला GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग के टीज को, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय की पत्ती जो होती है उसको। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो गुजरात से हाल ही में किसको यहाँ पे GI टैग मिला है, तो ये देखिए गुजरात में एक ट्रेडिशनल साड़ी है जिसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये GI टैग्स प्रदान करती है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए कि GI टैग कौन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात से घारचोला एक जो साड़ी है ट्रेडिशनली, जो वेडिंग्स में यहाँ पे जो पहनी जाती है, बहुत ट्रेडिशनल साड़ीज होती है, वो यहाँ पे देती है, ठीक है। दिस इज द गुजरात 27th GI टैग। अभी तक उनको 27 GI टैग मिल गए उस स्टेट को, जिसमें से 23 हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं आपके यूटेंसिल्स, बर्तन, कोई पॉट हो गया, की चीज़ हो गई, आप हैंडीक्राफ्ट्स को समझ लीजिए, जो आर्टिकल्स हो गए, उसको यहाँ पे अभी तक के 23 GI टैग्स मिले हैं। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब ये जो GI टैग कहाँ कब दिया गया, तो तब GI टैग का एक प्रोग्राम चल रहा था, GI एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक प्रोग्राम दिल्ली में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ऑर्गेनाइज किया था, तब यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अब ये क्यों दिया गया था? कि टू प्रिजर्विंग इट्स रिच कल्चर लेगेसी, मैंने पहले ही बोल दिया था, उसके लिए दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे ये आप देख सकते हो कि रिसेंट गुजरात के जो पहले के टैक्स है उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहली फिर मैं बात करूँ यहाँ पे फिर से, अगर बैंकिंग के ऊपर आ जाए तो ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि विच बैंक हैज रिसेंटली इन नवंबर 2024 अपॉइंटेड इंडियन चेस प्रोजेडी डी गुकेश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। को किसने, जो डी गुकेश है यहाँ पे, जो हमारे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने भारत देश के, उसको किन बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे RBL बैंक, जिसका फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो इन्होंने नवंबर 2024 में मुंबई बेस्ड एक बैंक है ये RBL, पहले ये रत्नाकर बैंक लिमिटेड से जाना जाता था, उसे उन्होंने इंडियन चेस के जो लेजेंड है, चैंपियन है डी गुकेश, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो जो डी गुकेश है वो यंगेस्ट एवर यहाँ पे प्लेयर है टू compete वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एंड द थर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू अचीव रेटिंग ऑफ 2700। ओके, अब ये जो पार्टनरशिप है, ठीक है, RBL बैंक ने इसे क्यों इन्हें अपॉइंट किया? ठीक है, इसीलिए अपॉइंट किया कि जो डी गुकेश की कमिटमेंट है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, फोरसाइट क्वालिटीज है, दैट अलाइ परफेक्टली विद गुकेश जर्नी, ठीक है। तो ये जो डी गुकेश है उनकी जर्नी और बैंक की जर्नी भी सेम है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो याद रखिए ब्रांड एम्बेसडर। चलिए, बहुत हॉट टॉपिक है ये RBI का। तो ये देखिए हाल ही में अभी जो गवर्नर चेंज हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो 26वें गवर्नर कौन बने हैं यहाँ पे हमें बताना है। और इन्होंने, ये जो शख्स आपके सामने दिख रहे हैं, इन्होंने इन यहाँ पे जो पहले शक्तिकांत दास नाम है इनका, इन्हें रिप्लेस किया है। और अभी हाल ही में शक्तिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी के बन चुके हैं, ठीक है। तो इन शख्स का नाम है, देखिए मैं बोल दूं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड संजय मल्होत्रा, ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये जो पहले के थे,
द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ही रिप्लेसेस शक्तिकांत दास, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग रिजर्व बैंक गवर्नर है एंड बिकेम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे बताइए कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु हैज रिसेंटली इन दिसंबर 2024 टेकन ओवर द 29th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशिया के क्रिकेट काउंसिल का जो यहाँ पे एक क्लब है दोस्तों, मैं बात करूँ फिर से, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके हेड किसको बनाया गया, प्रेसिडेंट किसको बनाया है, ठीक है। तो दिसंबर के जो 6 तारीख थी उस समय यहाँ पे श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड के हेड है उन्होंने सर्व किया है, उनका नाम है शम्मी सिल्वा। ये शम्मी सिल्वा सर है जिसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड बनाया गया है, ठीक है। ही सक्सीडेड इंडियन, देखिए जय शाह को इन्होंने रिप्लेस किया है और जय शाह अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे चेयरमैन बने, ठीक है। मई 2023 में फिर से री इलेक्टेड हुए थे श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्रेसिडेंट के तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ओबिचुरिस से, सॉरी मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि ओबिचुरिस पे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, एक ना एक प्रश्न पूछते ही है। तो इस साल की मैं 2024 हमारे जो अभी मेंस होने वाला है उससे महत्वपूर्ण एक ओबिचुरिस की बात करूं, नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड पद्म विभूषण अवार्डी हु पास अवे इन दिसंबर 2024। देखिए अगर मैं बात करूं तो सोमानाली मल्लिना एस एम कृष्णा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका है एंड गवर्नर भी रह चुके महाराष्ट्र में, वो उम्र के 92 साल में कर्नाटका बेंगलुरु में पास हुए, ठीक है दोस्तों। इन्होंने 10th सीएम ऑफ कर्नाटका फ्रॉम 1999 टू 2004 इन्होंने कर्नाटका को सर्व किया, ठीक है। जिसने लेट द बैंगलोर की एक छवि अच्छी बनाई है आईटी हब के तौर पे, अभी जिसे हम आईटी हब कहते हैं बैंगलोर को। तो उस समय इनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है बैंगलोर को डेवलपमेंट के लिए। एंड ही ऑल्सो सर्व द 19th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 2004 टू 2008। सो नाम याद रखिए, एस एम कृष्णा कर्नाटका के पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। अब देखिए मैं बात करूं दिसंबर 2024 में, तो एलआईसी से यहाँ पे बहुत एक अपडेट अच्छी आ रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिससे ने अपनी गोल्डन जुबली जेजीएफ स्कॉलरशिप स्कीम 2024 में लॉन्च की। ये किसके लिए लॉन्च की, ठीक है। तो इसका जो अच्छा फायदा है वो किसको होने वाला है, तो देखिए जो भी ऐसे स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, फैमिली से आते हैं, उनके उच्च शिक्षण के लिए, उनके हायर सेक्शन के लिए यहाँ पे एक उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का लॉन्च किया है, इट्स गोल्डन जुबली, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि उसका जो है क्राइटेरिया क्या है, तो जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिलीज है उनको यहाँ पे पढ़ाने के लिए मदद, उनके जो फैमिली के बच्चे हैं उनके शिक्षण के लिए, हायर शिक्षण के लिए ये लाया गया है, ठीक है। अब देखिए दिस स्कीम सपोर्ट स्टूडेंट्स एनरोल इन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड दोज परस्यूइंग टेक्निकल एंड वोकेशनल इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। ये इन सब स्टूडेंट को यहाँ पे सपोर्ट करती है। जनरल स्कॉलरशिप, देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप की देखिए गर्ल्स साइड को दी है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आमतौर पे हम देखें तो स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है, ओपन टू स्टूडेंट परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हो, और इक्विवेलेंट कोर्सेज इन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, राइट। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली वन स्टूडेंट पर फैमिली can receive the scholarship but exceptions allow if one or both are female, ठीक है। अगर एक परिवार से एक को ही मिलेंगे लेकिन एक परिवार में दोनों फीमेल है तो वो दोनों एलिजिबल है। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड RS 15,000 जो, ठीक है, 15,000 पर एनम डिसबर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट, 7,500 का, ठीक है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी अवॉर्डेड टू गर्ल्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन आफ्टर 10, ठीक है, 10 के बाद इन इमीडिएट 10+2, ठीक है, देन वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेज ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इन सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलेगी। तो याद रखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिलीज के लिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2024 चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चैंपियन अवार्ड 2024 का किसे दिया गया है, तो दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी ने यहाँ पे विनर्स का नाम अनाउंस किया है इस अवार्ड के लिए 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होता है। ये इस साल किसे दिया गया है, जो इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल, उनको ये चैंपियंस ऑफ द अवार्ड अर्थ अवार्ड प्रेजेंट किया है बाय यूनाइटेड नेशंस। ओके द विनर्स वेर अनाउंस एंड 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस पार्टीज, ठीक है। COP 16 में ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था
टू द यूनाइटेड कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो जो पर्यावरण की हानि होती है यहाँ पे, हमारे फॉरेस्ट होते हैं उसका डेजर्टिफिकेशन होता है, उन सब के लिए बचाने के लिए कोई व्यक्ति अगर काम करता है नेचर के लिए, प्रकृति संवर्धन के लिए, तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब जो माधव गाडगिल साहब है, ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। ठीक है, फॉर हिज टायरलेस कमिटमेंट टू सेफ गार्डिंग बोथ पीपल एंड प्लानेट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देखिए, इन विच ईयर सऊदी अरेबिया विल होस्ट द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा जो मेंस वर्ल्ड कप है, वो कौन से साल में सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है? देखिए, फीफा ने अनाउंस कर दिया कि जो ये 2034 का वर्ल्ड कप होने वाला है, ये होने वाला है सऊदी अरेबिया में, ड्यूरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस हेल्ड इन ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में ये डिसीजन लिया गया था। स्विट्जरलैंड, अगर मैं फीफा की बात करूँ तो गयानी इन्फैंटिनो ये करंट प्रेसिडेंट है फीफा के, और ये पहली बार सऊदी अरेबिया में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, मेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग 48 कंट्रीज विल कम्पीट। ठीक है, टोटल 49 विल कम्पीट एट 25th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप 25th एडिशन है, और 2024 में ये सऊदी अरेबिया में होने वाला है, जिसमें 49 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। एंड तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है, ये ज्वाइंटली होस्ट करने वाले हैं यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें, ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई थी, ये इंडिया एयरफोर्स और फ्रांस एंड स्पेस स्टेशन, तीन यहाँ पे स्पेस जो एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज, ये हुई थी। ठीक है, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और इंडिया के बीच में। ठीक है, देयर डिफेंस ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट की बात करो तो ये सेकंड ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है 2024 की, जिसमें 3 देश मिलके यहाँ पे नेवी अपना जो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरक्राफ्ट आया था जिसका नाम था सुकोई 3 MKIS। ठीक है, जैगुआर सपोर्टेड बाय IL-78 मीडियर रिफ्यूलर्स एंड एयरबॉर्न ईयरली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम उसमें लगे थे। ठीक है, और ये ऑपरेटेड फ्रॉम जामनगर, गुजरात में ऑपरेट हुआ था। ठीक है, फ्रेंच का अगर फ्रांस का हम देखें तो रफायल नाम का एक जेट है, और यूएई के F-16 फाइटर प्लेन्स यहाँ पे आ चुके थे। ठीक है, स्टेशन ये कहाँ पे थे? अल दफारा एयरबेस, यूएई में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें हम, तो देखिए 5th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कहाँ हुए हैं? ये भी बहुत स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत अहम करंट अफेयर है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट यहाँ पे इस गेम को कंडक्ट कराती है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री जो ये है स्पोर्ट्स की, इनके मिनिस्टर का नाम है मनसुख मांडविया। ये लीड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को। ठीक है, जिन्होंने अनाउंस किया था कि जो 5th एडिशन ऑफ खेलो गेम विंटर गेम्स का होने वाला है 2025 का, ये 23 से 25 फरवरी के बीच में लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है एंड जम्मू कश्मीर, वहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइस इवेंट्स के गेम, हॉकी, आइस स्केटिंग विल बी होस्टेड इन लेह लद्दाख। ठीक है, फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? चलिए, सबसे पहले अगर बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में दोस्तों, और मेंबर कंट्री से टोटल 69। लेकिन हाल ही में अभी यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज हुई है। सबसे बड़ी चेंज हुई है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुए। सबसे पहले प्रेसिडेंट थे मात्सुगा आसा खावा। ठीक है, ठीक है, ये थे पहले। इन्होंने फरवरी 2025 23rd ऑफ फरवरी 2025 को इन्होंने अपना यहाँ से ऑफिस छोड़ा है, मतलब नए इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, जिनका नाम है मासाटो कैनेडा। ठीक है, मासाटो कैनेडा जो इनका नाम है, अजीब थोड़ा नाम है, बट याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ने गवर्नर इलेक्ट किए थे। चलिए, हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, मेंबर कंट्री है 69, और नए प्रेसिडेंट है मसाटो कैनेडा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल डाटा which was recently released, the gross non performing assets GNP का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्रीज फ्रॉम 14.58 इन मार्च टू कितना प्रतिशत यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 3.12% सितंबर 2024 में ये हुआ है।
अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना सकता हूँ, ठीक है, चलिए पढ़ लेते। इट cited that this significant improvement in GNP ratio of public sector बैंक इज ड्यू टू मेजर लाइक 4 Rs। ठीक है, तो ये हमारे गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म। निश्चय करो, एक संकल्प लो, नई चीजों को बनाओ और एक नया रिफॉर्म देखो। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे ऑफिशियल डेटा पूछा है उन्होंने कि पब्लिक सेक्टर में डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग केसेस। देखिए सबसे पहले जीएनपी रेशो की मैं बात करूं, तो जीएनपी रेशो क्या होता है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ये होता है कि जैसे टोटल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोसीड बाय कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें जीएनपी होता है। टोटल वैल्यू अगर हमको निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्रीज एंड उसके रिलीजन बेस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करूँ तो कैपिटल टू रिस्क वेटेज वेट एसेट रेशियो क्या होता है, जिसके पब्लिक सेक्टर बैंक इंप्रूव किया है 393 थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, कैपिटल जो आपके रिस्क वेटेज एसेट रेशो होता है, वो होता है कि ऐसी फाइनेंशियल रेशो जिससे हम मेजर कर सके बैंक की कैपिटल रिस्क। ठीक है, तो कितने कैपिटल रिस्क उनके पास अभी है। जैसे अगर कैपिटल रिस्क की बात करें तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में 9% कैपिटल एडिक्वेट रेशो होना चाहिए। ठीक है, उनके पास, और पब्लिक सेक्टर बैंक की 12%। तो ये याद रखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक की 12% और प्राइवेट सेक्टर बैंक की 9%। ठीक है, अभी हाल ही में जो इंडियन ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमराजू बिकेम यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एट द एज ऑफ 18, डिफीटिंग चाइनाज जिंग लेरेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड फ्रॉम, ठीक है, दिसंबर, सिंगापुर, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच वर्ल्ड चैंपियन। इन्होंने किसका, कौन से किस वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो जो अभी तमिलनाडु के हमारे ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, उन्होंने चाइना के डिंग लैरेन को 14th एंड फाइनल राउंड में इन्होंने हराया है और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है, जो कि सिंगापुर में हुई थी। उसके बाद मैं बोलूँ क्वेश्चन का आंसर, तो इसके पहले गुकेश डी गुकेश जो है, उनके पहले गैरी कैस्प्रो रशिया के जो है, उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 1985 में किया गया था। वो यंगेस्ट थे उस समय, ये 18 साल के हैं, और जो गैरी कैस्प्रो है वो है 22 साल के। ठीक है, 22 साल 6 महीने 27 दिन ओल्ड थे जब उन्होंने जीता था। ठीक है, अब जो डी गुकेश को अवार्ड कितने प्राइज मनी से किया गया था, वो उनको किया गया था 11.45 यूएस मिलियन डॉलर, अब्रॉड 1.35 मिलियन बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड मास्टर जो विश्वनाथ आनंद है वॉज द अनबीटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ 6 साल, तो 7 साल उन्होंने राज किया है ग्रैंड मास्टर बने रहने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन दिसंबर 2025 फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी रिलीज द 21st एनुअल रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट उन्होंने की थी। अब देखिए, एक लिस्ट की बात करें तो जिसमें पहले जिनका नाम आया था उर्सुला वॉन डेर लियन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, यूरोपियन कमीशन हैज टॉप द लिस्ट। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर सीतारमन के बारे में इन्होंने बात किया है। तो ये कौन से पोजीशन पे फिनिश किया है जिसमें, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे जो भारत देश के महिला फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमन मैम, उन्होंने 28 पोजीशन में अपनी रैंक फिनिश की है। ठीक है, जिसके हमारे भारत देश में टोटल 3 यहाँ पे वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसमें से सबसे पहले हमारे पूरे टोटल लिस्ट में सबसे पहले महिला थी भारत देश में, वो थे निर्मला सीतारमन मैम। ठीक है, उसके बाद 2 और जो महिला है उनका नाम है रोशनी नदाल मल्होत्रा, जिनके वो चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजीज के, और किरण मजूमदार की मैं अगर बात करूं तो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बाइकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने रोशनी नदार मल्होत्रा ने 81st रैंक पे अपनी पोजीशन फिनिश की है, एंड 82 पे सेकंड स्पॉट में किरण मजूमदार स्वान ने अपना रैंक फिनिश किया है। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, तो वो रहा है वो रहे हैं उर्सुला लियन, जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है। ठीक है, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर 3 साल से वो अपने फर्स्ट रैंक पे बने हैं। देन क्रिस्टियन लेगार्डे जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के। देन जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रेसिडेंट है एट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिव। लास्ट एडिशन ऑफ द रैंकिंग हैज रिप्रेजेंटेड वुमेन ऑन एटलीस्ट 6 मेन कैटेगरीज पे ये जो रैंकिंग्स आती है, जो बिजनेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड फिलैंथ्रोपी को प्रमोट करते हैं। इस बेसिस पे ये जो रैंकिंग्स आती है दोस्तों, और फोर्ब्स ने ये जो 4 मेन मैट्रिक्स है,
पैसा, मीडिया इम्पैक्ट और स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस टू डिटरमाइन द रैंक विथ ईच कैटेगरी वेल एज ओवर रैंक ऑन द लिस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। याद रखिए 28 नंबर पे जो है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये यहाँ पे अपनी रैंक फिनिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द रडार सैटेलाइट दैट वर रिसेंटली December 24 लॉन्च बाय चाइना टू एनहांस द अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज। तो उस सैटेलाइट का नाम है दोस्तों पाईसेट। ठीक है, तो ये जो पाईसेट 2 नाम की है, ये चाइना ने लॉन्च कर दी है दोस्तों। ठीक है, इसका मिशन है कि यहाँ पे अर्थ को मॉनिटर करे। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी कैपेबिलिटीज को मॉनिटर करे। चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट के एक नए खबर से। तो क्रिकेट की नई खबर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वॉन द 17th एडिशन ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 बाय डिफीटिंग मध्य प्रदेश इन बेंगलुरु। ठीक है, इन कर्नाटका बेंगलोर में ये डिफीट किसको किया था। ठीक है, तो मुंबई ने यहाँ पे पूछा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मध्य प्रदेश को किसने हराया था। ठीक है, तो मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराया 5 विकेट से। अपनी 17वीं ट्रॉफी उन्होंने जीती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में। और मुंबई को मिले हैं 5 करोड़ एज अ प्राइज मनी। और मुंबई चौथी बार ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, और 2 बार पहले बड़ौदा, गुजरात और कर्नाटका ने इसे जीता है। मुंबई बहुत सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल रणजी की टीम रही है, जिसे ये 42 बार ये टाइटल्स हासिल किया है, और इन्होंने 14 बार ईरानी कप भी जीता है क्रिकेट के क्षेत्र में। चलिए और एक ऑबिचुरीज की मैं बात करूं तो रिनॉन इंडियन तबला प्लेयर पद्म अवार्डी जाकिर हुसैन अलारखा कुरैशी जो है, ये पास्ड अवे हुए 73 एज में। तो इन्हें पूछा गया कि पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला, इनके इमेंस जो कॉन्ट्रीब्यूशन है म्यूजिक के लिए, ये कब मिला दोस्तों। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जाकिर हुसैन जो साहब है, वो सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन तबला वादक है, तबला प्लेयर है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और इनको पद्मश्री कब मिला है, सन 1988 में, 1988 में ही गॉट एंड ही रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड। एंड पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2002 में मिला है। एंड इन्हें और भी अवार्ड मिले जिनकी हम इसमें चर्चा कर सकते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। 1990 में, ठीक है, 1990 में इंडो अमेरिकन अवार्ड भी इन्हें मिला है, एंड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें 1990 में मिला है। ठीक है, अब इनका जो प्लैनेट ड्रम वेंट टू विन फर्स्ट एवर ग्रैमी फॉर बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम इन 1992। ठीक है, ये भी इसी के कारण ही ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। इन्होंने भारत देश में और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी अपना नाम उजागर और भारत देश का नाम उजागर किया है। फरवरी 2024 में इन्हें फर्स्ट इंडियन बने हैं, ऐसे फर्स्ट भारतीय है जिन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। इसका नाम है 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड बेस्ट कॉन्टेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बात ये कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वाकई में आप टाइम पास किए बिना पढ़ना चाहते हो और अच्छा कंटेंट आप कहीं प्राप्त करना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप सही जगह पे हो। और मैं यही चाहूँगा कि आप एक्सप्लेनेशन को समझिए। वो एमसीक्यूज टिक करना, खेलना, वो वोलाटाइल दिमाग है दोस्तों, उड़ जाता है। मेरा कहना यही है कि एक्सप्लेनेशन समझिए, ताकि समझ में आए कि ये जो डेटा है ये इस चीज़ से, इनके कारण इसे मिला था। ठीक है, तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी, बस एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करना है। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, बस आपको रिवाइज करना है। तो प्लीज़ मैं वही कहूँगा कि ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। टोटल क्वेश्चंस हमने कवर किए, ऐसे ही आने वाले मंथ्स में हम कवर, आने वाले जो मंथ्स के हैं, कुछ दिनों में सीरीज चलेगी, उसे भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट आपसे मिस ना हो। एंड आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो इसे शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहिए, ताकि आपकी मदद हम हर तरीके से कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं। देखिए ये फिर से मैं एसबीआई पीओ वाला क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसे पूछते हैं, आईबीपीएस पीओ में भी पूछा है, आईबीपीएस क्लर्क में भी पूछा है। अब वो पैटर्न शिफ्ट करे। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्वेश्चन की। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अप्रूव 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी के हेड थे, उनका नाम क्या है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे बोला क्या गया, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उनके नाम के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो फर्स्ट बिल नेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2190 सॉरी सॉरी दोस्तों, जो
129th यहाँ पे अमेंडमेंट है, इस बिल का नाम दिया गया है ये 2024 में, विच विल इनेबल इन टर्म्स ऑफ। अब ये जो बिल में अमेंडमेंट किया है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी लोकसभा के और राज्य की जो असेंबली के इलेक्शंस है, इनमें सिंक्रनाइजेशन हो, ये मिले जुले हो, एक से मिले जुले का मतलब यहाँ के ज्यादा मतलब एक एक ही प्रक्रिया से पूरे इलेक्शंस हो, ठीक है। उसके बाद उसमें पैसा बचेगा गवर्नमेंट का, मैन पावर बचेगा, दिक्कत नहीं होगी, बार बार उसके ऊपर वो जो चीजें है वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सेकंड बिल का नाम बदला दिया गया द यूनियन टेरिटरीज लॉ, जिसका अमेंडमेंट बिल 2024 का है। और इसे बोला गया है कि इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा कि इलेक्शंस को अलाइन करेगा इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर विद लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा पे जब भी इलेक्शंस होंगे तब इन यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे इलेक्शन होगा एक साथ। अब तीसरा ऑप्शन बोलता है कि इन सितंबर 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल कमेटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन अंडर चेयर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। देखिए हाँ, यही पे यहाँ पे ट्रिक किया गया। प्रणब मुखर्जी इस कमेटी के चेयरमैन नहीं थे दोस्तों, यहाँ थे हमारा जो मैंने प्रश्न आपको पूछा था, रामनाथ कोविंद सर थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता तो ये तीनों ऑप्शन सही रहते। अभी हमारे प्रश्न के अनुसार उत्तर जो होने वाला है ओनली ऑप्शन ए एंड बी। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते। देखिए दिसंबर 2024 में ये जो यूनियन कैबिनेट के ये चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूव कर दिया टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, विच एम टू कंडक्ट साइमल्टेनियस लोकसभा इलेक्शन विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य की लेजिस्लेटिव विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं और जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, ग्राम पंचायत जो लोकल बॉडीज के होते हैं, ये प्रक्रिया लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही हो, इन प्लान फेज मैनर, एक ही बार में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं बार बार करवाने की। पूरा अपना मैन पावर वहां पे यूज करेगी गवर्नमेंट, फिर इलेक्शन करेंगे कुछ सालों बाद, तो ये नहीं, एक ही साथ हो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट बिल का नाम क्या रखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल। तो 129th अमेंडमेंट बिल राइट है। विल एनेबल द टर्म्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू सिंक्रनाइज, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन भी हमारा द यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, राइट। So according to our explanation, the both option 1 and 2 are right and third option is wrong। तो ये पैटर्न है दोस्तों एसबीआई में क्वेश्चन पूछने का। ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए बढ़ते आगे। अभी देखिए मैं अगर बात करूं तो नेशनल गेम्स हमारे राष्ट्रीय खेल हुए जो 38, ये अभी उत्तराखंड में समाप्त हुए हैं। 39th का नेशनल गेम्स मेघालय में होने वाले हैं। एक अपडेट मैं आपको दे दिया हूँ। क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जो है रक्षा खड़से और अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स हैज रिसेंटली अनवील्ड मास्कॉट लोगो, एंथम, जर्सी, टॉर्च, टैगलाइन 38 नेशनल गेम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इन सब प्रश्नों में से ना उन्होंने प्रश्न बनाया है, प्रश्नों में से प्रश्न बनाया और उत्तर भी यही है। देखिए हम तो देखने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स। और मैं बात बता दूं आपको, नेशनल गेम्स की हमने एक अपने यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर वीडियो बनाई है दोस्तों, प्लीज़ उसे विजिट कीजिए और देखिए। तो हमने पूरे नेशनल गेम्स के बारे में वहाँ पे बता दिया है, नेशनल गेम्स की वीडियो कैसी है, उसमें क्या चीज़ है, किसको अवार्ड मिला है, कौन मस्कॉट है, किसको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, किस स्टेट से सबसे ज़्यादा प्लेयर्स गए हैं, पैसे कितने खर्च हुए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर जो पूछ सकते हैं हमने उस वीडियो में बता रखी है। तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और वो जो नेशनल स्पोर्ट्स की नेशनल गेम्स की है आप वहाँ जाइए, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जो है दोस्तों वो भी वहाँ पे लगाऊंगा। तो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड वॉच इट, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पहला हमारा एमसीक्यूज है वो है 38 जो नेशनल गेम्स है वो होने वाले राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून बराबर। उसके बाद जो मस्कॉट है वो मौली इंस्पायर्ड बाय हिमालयन मोनल, जो वहाँ का स्टेट बर्ड है, राइट, इट इज आल्सो राइट। एंड थर्ड यहाँ पे बोलते हैं कि पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, राइट, उन्होंने योगा और मलखाम को भी यहाँ पे इंक्लूड किया डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। तो तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए नेशनल गेम्स की हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जो 39th आपके नेशनल गेम्स है दोस्तों, ये राजीव गांधी जो स्टेडियम है उत्तराखंड का, वहां पे उत्तराखंड में हो रहा है, होने वाला है और हो गया संपन्न दोस्तों, ठीक है, सही बात है। देन मस्कॉट की मैं बात करूँ तो देखिए मौली है, सही था हमारे ऑप्शन में, जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, राइट, इट इज ऑल्सो राइट। लोगों की बात करें तो जो मोनल है जो स्टेट रिच नेचुरल ब्यूटी डाइवर्सिटी, राइट। जो मैस्कॉट की अगर बात करूँ तो ये उत्तराखंड के यूनिक यंग एथलीट्स को इंस्पायर करते हैं, राइट। इसकी जो टैगलाइन थी ये भी इंपॉर्टेंट रखी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, संकल्प से सिद्धि फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ।
ठीक है, वाज लॉन्च एट द इवेंट। अगर मैं बात करूँ टॉर्च की, तो टॉर्च का जो यहाँ पे मैं डिज़ाइन की बात करूँ कि ये इसका जो मोटिव था वो था एक हॉली रिवर गंगा एंड स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल, ऑल्सो नोन एज द लोटस ऑफ द डार्क्स। ठीक है, इंक्लूजन देखिए यहाँ पे ऐड किया गया योगा और मलखाम किनके द्वारा, जो यहाँ के पीटी उषा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने योगा और मलखाम को भी एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। तो राइट, हमारे तीनों ऑप्शन सही निकले। और बजट टोटल यहाँ पे अलोकेट हुआ था 500 करोड़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, गेम्स कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, रिनोवेशन पैटिकली। मैं बात करूँ अगर मेडल टैली की, तो मेडल टैली में सबसे नंबर 1 पे रहते हैं हमारे सर्विसेज, मतलब जो आर्मी वार्मी सर्विसेज होता है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने कुल यहाँ पे मेडल सबसे ज्यादा दिखे हैं। सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा यहाँ पे मेडल जीते सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए मैं अगर बात करूँ देन आगे न्यू वाले लोन की, तो सबसे फिर से अगर एक नया लोन हमें देखने को मिलता है दिसंबर 2024 में, वर्ल्ड बैंक ने एक लोन अप्रूव किया है। कितने अमाउंट का है वो देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश को लोन यहाँ पे उन्होंने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ग्रोथ ऑफ रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट टू लॉन्च एंड एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने को, ठीक है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है और वर्ल्ड बैंक ने उन्हें एक फंड दिया गया है। तो वो कितने अमाउंट का, सबसे पहले वो याद होना हमें जरूरी है। तो कुल 325.10 यहाँ पे मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे लोन उन्हें मिला है। 33.5 ईयर का मैच्योरिटी यहाँ पे उनको देना है एंड 6 साल का ग्रेस पीरियड भी अलॉट किया गया है। ठीक है, अगेन क्यों दिया गया है? हाउएवर जो छोटे मोटे किसान होते हैं दोस्तों, उन्हें आज भी लो प्रोडक्टिविटी और पुअर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर हमारी किसानी, खेती किसानी में हमने कोई फसल लगाया, उसके बाद जैसे हमने धान की खेती की है, ठीक है, धान की खेती की, तो उसके बाद जो उसकी प्रक्रिया होती है, उसके बाद अगर हम कॉटन की बात करें, सोयाबीन्स की बात करें, तो बरसात के कारण अफेक्ट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता प्रॉपर स्टोरेज का। ठीक है, लो इनकम होती है, लो प्रोडक्शन होता है, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण होता है, ड्रॉट जैसे सिचुएशन आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं ना, उनको बहुत अफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है ये उत्तर प्रदेश को एक लोन प्रोवाइड किया है, ताकि एक जो स्टेट है वो इन एरिया पे फोकस करके अपस्केल कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ फिर से, अगर एक बात करूँ तो ये जो है जो प्रोडक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और एक चीज यहाँ पे उन्होंने कही है कि दिस प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन स्ट्रेटनिंग एग्रीकल्चर वैल्यू तो है एंड इम्प्रूविंग क्रेडिट। तो उनको जो फाइनेंशियल चीजें हैं मदद करना थ्रू ई किसान क्रेडिट कार्ड, ई केसीसी, तो एनहांस वैल्यू एडिशन अपॉर्चुनिटी। तो फाइनेंशियली भी उनको लोन्स वगैरह मुहैया कराने की यहाँ पे चीजें कही गई है। द प्रोजेक्ट विल हेल्प एंड एस्टैब्लिश्ड द एग्री एक्सपोर्ट हब नियर जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा टू बूस्ट कनेक्शन विद इंटरनेशनल मार्केट। तो एक यहाँ पे एग्री एक्सपोर्ट, तो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है प्रोडक्ट्स के, तो उनके एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों एक ग्रेटर नोएडा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्केट्स को कनेक्ट करेंगे, उसका एयरपोर्ट का नाम है जेवर एयरपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे हारून इंडिया की जो एक लिस्ट आती है, जो एचडीएफसी बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके लॉन्च किया गया था, उसमें पूछा था कि जो भारत के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने ऑफ मिलियाना 2024, तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसे टॉप 5 है या इनमें से टॉप 5 में से कौन नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राधा कृष्ण दमानी, जो एवेन्यूज डीमार्ट हम बोलते हैं, डीमार्ट के ये उसके मालक है। जोमेटो, दीपेंद्र गोयल की मैं बात करूं तो जोमेटो के वो ओनर है। देन अगर मैं बात करूं तो स्विगी के जो है वो श्रीहर्षा मजाते एंड नंदन रेड्डी। अगर मैं बात करूं दीप कालरा और राजेश मैगवो, ये मेक माई ट्रिप के फाउंडर है। एंड अभय सोई जो मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट के जो है चेयरमैन है। ठीक है, तो ये 5 नाम, टॉप 5 नाम है जो भारत में सेल्फ मेड अपनी मेहनत के दम पे बिलियनर मिलियनर बन चुके हैं। तो अगर ये टॉप 5 है, देन अगर मैं बात करूँ तो ये जो टॉप 10 की लिस्ट हमारे सामने, उसमें से मैं बात करूँ
तो एक महिला का नाम आता है जिनका नाम है फाल्गुनी नायर, जो नायका कंपनी के ओनर है दोस्तों। तो वुमेन्स की बात करें, अगर पूछे कि इस लिस्ट में 10th नंबर पे कौन स्टैंड करते हैं, तो उनका नाम है फाल्गुनी नायर एंड टॉप 5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वित्तीय जो एडवाइजरी एडवाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, हाल ही में वो किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों यहाँ पे विवेक, जो उनका नाम है सुमन बेरी। ठीक है, तो ये पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्हें अभी सुमन बेरी को अपॉइंटमेंट किया है चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर EACPM विद एडिशनल चार्ज। वो दोनों चार्ज एक साथ संभाल रहे हैं। इन्होंने सक्सीड किसको किया है, विवेक देवराय को। वो जो अभी उनकी अचानक पास्ड अवे, वो मृत्यु हो चुकी है उनकी 1 नवंबर 2024 को। एंड ही हैड प्रीवियसली वर्क एज डायरेक्टर जनरल एट नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ये बनाई क्यों गई थी, टू जो इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत को, स्पेशली भारत के प्रधानमंत्री को। तो ये भारत के प्रधानमंत्री को सीधा रिपोर्ट करती है, किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर, वित्तीय मामलों से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और बात हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाल ही में इंडियन नेवी ने एक अपने दल में कमीशन की है नेवल शिप, जिसका नाम है निर्देशक यार्ड 3026 सेकंड फॉर सर्वे वेसल लार्ज SLV प्रोजेक्ट इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विच कंपनी हैज बिल्ड द INS निर्देशक एंड शिप अंडर SLV। तो ये कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं, तो इस कंपनी का नाम है SLV शिप बिल्डिंग बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। तो GRSC ये कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है जो यहाँ पे बनाती है वेसल्स इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, तो ये कंपनी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने, विच स्टेट हैज रिसेंटली टॉप अमॉन्ग ऑल स्टेट इन इंडिया, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन से स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया, तो सबसे बात करूँ अगर मैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन इसके पाए गए हैं। और ये टॉप 3 राज्य बन के उभरे हैं दोस्तों, हाईएस्ट नंबर ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये किसने, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। देन अगेन एक लोन की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिसेंट डेटा, इंडिया हैज इमर्ज एज टॉप मोस्ट रेसिपिएंट रेमिटेंस अलोंग विद लो एंड मिडिल इनकम इन 2024। एस्टिमेट इसका जो इनफ्लो कितना है, वो है 129 बिलियन। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, सबसे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है कि फुटबॉल अवार्ड की सेरेमनी हुई थी, ये दोहा कतर में 17 दिसंबर को फीफा के द्वारा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एमिला मार्टिनो वन द बेस्ट फीफा मेन प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड। ठीक है, बेस्ट फीमेल मेन जो अवार्ड है वो किसे गया था, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए, तो इमेलो मार्टिनेज राइट आंसर। एटिना बोनमेटो जो स्पेन के हैं, इन्होंने फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अगर हम बात करें मैन वुमेन की, तो सही है सेकंड ऑप्शन भी। न्यू अवार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वुमेन्स फुटबॉल, द अवार्ड हैज बीन नेम आफ्टर द मार्टिना देश सिल्वा। ठीक है, तो ये अवार्ड यहाँ पे भी सही है। तो तीन, सॉरी, ये ऑप्शन सी नहीं है इसका सही उत्तर। तो ये जो आप देख सकते हो, ठीक है, जो नाम है मराठा वीरिया दा सिल्वा, इनके नाम से ऐसा कोई यहाँ पे नया जो चीज है दोस्तों वो नहीं आया। तो ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखते, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइन एग्रीमेंट विद इंडियन स्पेस, इसरो के साथ एक एक्टिविटी रिलेटेड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मिशन इम्प्लीकेशन एंड रिसर्च एक्सपेरिमेंट बेस्ड। ठीक है, तो इंडियन इसरो के साथ ये जो सॉरी दोस्तों, इसरो के साथ किसने कोलैबोरेशन किया था एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मिशन इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च एक्सपेरिमेंट स्पेस में करने के लिए, तो दोस्तों वो थी आपकी एजेंसी, यूरोपियन जो एजेंसी है दोस्तों, उसके साथ हमने यहाँ पे एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म आता है ESA। तो उसके साथ हमने यहाँ पे अपना जॉइंट प्रोग्राम चालू किया था इसरो के साथ। ठीक है, एग्रीमेंट हमने बनाया था। ठीक है, ह्यूमंस को स्पेस एक्सप्लोरेशन कराना, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी,
एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स डेवलपमेंट, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुवर्ड टू इम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट शॉर्ट लिस्टेड बाय इंडियन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन ऑन इंडियन स्पेस इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट जो है एक्जिम 4 मिशन, ठीक है, उसके लिए विच विल इंक्लूड इसरो गगन यात्री एंड ईएसएस एस्ट्रोनॉट क्रू मेंबर, ठीक है दोस्तों। तो इस मिशन के लिए ये चीजें। अब देखिए कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों, सॉरी, विच एक्ट हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अबॉलिश नो डिटेंशन, मतलब किसी को फेल नहीं करना, उन विद्यार्थियों का नुकसान नहीं करना। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा से? 5वीं से 8वीं तक। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो राइट टू एजुकेशन की अगर बात करूँ तो ये एक्ट आया था दोस्तों 2009 में, ठीक है। राइट टू चिल्ड्रन, ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करूँ तो ये जो राइट टू एजुकेशन की बात है ये है 2009 की बात, ठीक है। 2009 में बिल आया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, नो डिटेंशन पॉलिसी लाया था फॉर क्लास 5 to 8, ठीक है। अलाउिंग, क्या अलाउ करता है ये स्कूल्स को, अलाउिंग स्कूल्स टू फेल स्टूडेंट हु डू नॉट क्लियर एग्जाम बाय ईयर एंड, ठीक है, अलाउिंग स्टूडेंट टू फेल, ठीक है। मतलब इट विल बी अप्लीकेबल 3 और सेंट्रल से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नोटिफाइड डिसंबर दैट, इसको अमेंड किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये अमेंड में पूछेगा कि सीधा किसको किया था, यहाँ पे ज्यादा जोर मत दीजिए। इसको अमेंडमेंट किया था राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एक्ट 2009 को। अभी इसको रिवाइज जो अमेंडमेंट करने के बाद क्या बोलते हैं इसको, अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आउटलाइनिंग चेंजेस टू प्रमोशन क्राइटेरिया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे नो, यहाँ पे डिटेंशन पॉलिसी इन्होंने लाई है। उसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब है 2020 में, ठीक है। अब 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज ने इसे अपनाया भी है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट हम देखिए कि कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में अमितवा चटर्जी को अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया फॉर पीरियड ऑफ 3 सॉरी पीरियड ऑफ 3 इफेक्टिव ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम 13 दिसंबर 2024, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड हैज अपॉइंटेड अमितवा चटर्जी एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर पीरियड अब 3 साल के लिए इन्होंने बनाए। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, बलदेव प्रकाश, जो 29 दिसंबर को अपना कार्यकाल समाप्त कर रहे हैं। चलिए सबसे आगे बढ़ते हैं कि देखिए हु चेयर द 8 मेंबर कमिटी, ठीक है, कंस्टिट्यूट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर इन दिसंबर 2024, ठीक है। तो किसने यहाँ पे जो रिजर्व बैंक की एआई फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेक्टर में मीटिंग हेल्ड किया था, तो यहाँ पे जिनका नाम है वो है प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य, चेयरपर्सन आरबीआई फ्री एआई कमेटी के यहाँ पे हेड है। ओके चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से एक ऑबिचुरीज की अगर बात करें तो मलयालम राइटर और फिल्म मेकर पद्म भूषण अवार्डी जिनका नाम है वासुदेवन नायर जी, 91 साल 91 के ईयर में पास हुए, केरला कोडा काजी का डेके उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे आंसर बताना, ही रिसीव व्हेन डिड ही रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। देखते हैं उनका लिटरेचर क्या था और किस चीज के लिए उन्होंने उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो 2005 की बात करते हैं हम। तो 2005 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड यहाँ पे प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2005 में प्राप्त हुआ है। इंडिया ये 3rd लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर है दोस्तों, लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में इन्हें मिला था। और इनका जो नॉवेल है नाले कुट्टू, ठीक है, ये जो एंसेस्ट्रियल होम ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज द लेजेसी वॉन द केरला साहित्य अकादमी अवार्ड 1958 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए रिसेंटली एक हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा रिलीज की गई थी बुक, जिसका टाइटल का नाम है, बुक का नाम है फियरलेस द मेमोयर, ठीक है। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा ये लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है, रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर, ठीक है। तो फियरलेस जो ये बुक है मेमोयर, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए लॉन्च किसने किया, जो जयशंकर सर, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है, परराष्ट्र मंत्री, विदेश कार्यभार जो संभालते हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ये मोहिंदर अमरनाथ की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है दोस्तों। ये
मोहिंदर अमरनाथ और राजेंद्र अमरनाथ, ये बुक इन्होंने लिखी है मोहिंदर अमरनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद इंडियन आर्मी फॉर मैनेजमेंट ऑफ मेजर, देखिए ये जो मेजर रैलिंगो बॉब खातिंग म्यूजियम जो है, ये मेजर है बॉब खातिंग मेजर रैलिंगो म्यूजियम है। तो ये किस भारत की जो आर्मी है, इंडियन जो आर्मी है, मेमोरेंडम ये किसके द्वारा, किसके साथ यहाँ पे साइन किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किसने यहाँ पे साइन किया था, किसने किस स्टेट ने, किस आर्मी के साथ, बोलते तो भारत देश की हमारी आर्मी ने किस स्टेट के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है। चलिए अब देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट ने हमारे भारत देश के आर्मी के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है। ठीक है, जो है ये रैनलिंगो बॉब खातिंग वाज बोर्न ऑन February 28, 1921 इन मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ही बिकेम फर्स्ट मणिपुरी टू गेट किंग कमीशन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इनको किंग्स कमीशन में शामिल किया गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली की अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, वो 17 बच्चों को कुल यहाँ पे अवार्ड मिला है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसा है हमारा कि द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो अवार्ड है एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से एडमिनिस्टर करती है, ये बच्चे यहाँ पे कमेटी से सिलेक्ट करते हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि हमारे भारत देश के वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है दोस्तों। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, तो कंबाइनली बाय देम, देन इट इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तो भारत देश में अगर किसी बच्चों को हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है उनके साहस भरे कार्य को, तो उसे कहते हैं हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ओके, देन दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1996 से ये अवार्ड चलते आ रहे दोस्तों, एंड इट इज अवार्डेड एनुअली टू चिल्ड्रन फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन 7 कैटेगरी। 7 कार्यों में, 7 क्षेत्रों में ये उन्हें अवार्ड दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी की बात करूं मैं, आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, साहस बना, यहाँ पे इनोवेशन, विविध तरीके की इनोवेटिव आइडियाज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, ठीक है, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट। तो ये 7 कैटेगरी, ठीक है, तो 7 कैटेगरी यहाँ पे उनको अवार्ड मिलने के लिए देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी फॉर नोवेल टाइटल स्पिरिट्स नाइट। ठीक है, स्पिरिट्स नाइट्स की हम बात करें तो किसे साहित्य अकेडमी का 2024 का इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे अवार्ड मिला। देखिए सबसे दोस्तों, अगर आप आपके स्टेट एग्जामिनेशन देते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट से पूछा जाए। अगर मैं बात करूं कि अगर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, अगर हिंदी, दो में ही एग्जामिनर पूछता है नेशनल लेवल पे। तो जो स्पिरिट्स नाइट नॉवेल है वो किसे मिला है, वो मिला है एस्टेरिन कायर को। और जो हिंदी में है जिनका नाम है मैं जब तक, ठीक है, मैं जब तक आई बाहर, पोएट्री जिसे लिखा जो ऑथर है उनका नाम है गगन गिल, उन्हें यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड किया है। अगर मैं मराठी की बात करूँ तो मराठी, जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कोई, तो मराठी में किसको मिला है, विंदाचे ज्ञान रूप। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म के ऊपर है, सुधीर रसाल को मिला है। तो ऐसे ही आप अपने रिस्पेक्टिव जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट से आपको लाजमी है कि वहां से क्वेश्चन पूछे। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज पार्टनर्ड विद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड टू कमेंस कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ इट्स 3x660 मेगावाट सुपर क्रिटिशियल घतापुर थर्मल पावर प्लांट GTPP इन उत्तर प्रदेश। तो कौन सी कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश ने ये टाई अप किया, तो उसका नाम है NCL इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, थर्मल एनर्जी में अपना बहुत योगदान अहम देती है। ठीक है, एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन स्कूल इनोवेशन मैराथन 2024 हैज अट्रैक्टेड ओवर 1 लाख सबमिशंस। दिस इनिशिएटिव इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और किसके साथ ये लॉन्च हुआ है यूनिसेफ का प्रोग्राम, वो है युवा। ठीक है, तो यूनिसेफ का जो युवा प्रोग्राम, इसके साथ ये इनोवेशंस मैराथन के लिए यहाँ पे टाई अप हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एज द वेन्यू फॉर 11th एडिशन ऑफ फीफा हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप की बात करें तो जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल का 2025 का, उसका 11वां एडिशन
किस लोकेशन पे यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो वो है दोस्तों सैंटिगियो चिली। चिली में आता है सैंटिगियो, वहाँ पे ये होने वाला है। चलिए बात अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है दोस्तों वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और जिनका नाम है अजय भल्ला। ठीक है, तो ये अजय कुमार भल्ला ये अपॉइंट हुए न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर, और अनुसया उके को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है दोस्तों, अनुसया उके को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर है वो है अजय भल्ला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो हरि बाबू काम्बापति गवर्नर ऑफ मिजोरम बने हैं, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म ओडिशा डॉक्टर विजय सिंह। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द गवर्नर ऑफ बिहार हैज बीन रिजाइंड, जो उनको केरला भेजा गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सीरीज टोटल मैंने 100 क्वेश्चन की बोली थी, तो पहले पार्ट में हमने 50 यहाँ पे एमसीक्यूज कवर किए दोस्तों। मैं एक साथ पूरा डेटा पढ़ा दूं तो आप भी शायद उतना नहीं पढ़ पाएंगे, उतना आपका दिमाग हैंग ओवर हो जाए, शायद उतना ग्रैब न कर पाओ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट 50 जो एमसीक्यूज है दिसंबर मंथ के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो की जो पीटी आएगी, जो आपको पीडीएफ आएंगी, उसको रिवाइज कीजिए दोस्तों। उसे रिवीजन करने के बाद आप एक बार देखिए कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको ग्रैब होती है। एंड ये जो करंट अफेयर है दोस्तों, ये आपके पूरे मेंस के दौरान आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो आने वाले हैं दोस्तों। बहुत मदद होंगी आपको इससे। और ये जो सीरीज है दोस्तों, इसको ऐसा ही हमें प्यार देते रहिए प्लीज़। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि अगर आपको और इसके अलावा कोई टॉपिक्स में मदद चाहिए तो हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ है, बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ है, तो डायरेक्टली आपको वहाँ तक भी आपको वो इम्पॉर्टेंट अपडेट मिले दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन ऑफ अनदर टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ दिसंबर मंथ। ऐसे ही हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो ऐसे ही पूरे हम चीज़ें कवर करेंगे दोस्तों। और बहुत सारी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे जो स्टैटिक और जो बहुत सारी सिंगल हैंडेड जो टॉपिक्स है उसकी भी अवेलेबल है, तो उससे भी प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं दरख्वास्त करूँगा कि उसे भी ज़रूर देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, टाइम मैनेज करिए, तबीयत खराब मत होने दीजिए। एंड मैं आशा करूँगा कि ऐसा ही प्यार आप हमें हमारे इस चैनल पे देंगे, एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ रिवीजन इट एंड वॉच इट अगेन इन 2x स्पीड। तो उसे टाइम वेस्ट न करते हुए एक बार और फिर से इसे देखिए, ताकि ये रिवाइज होते रहे दोस्तों, आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू एंड वेलकम अगेन फॉर दोज हु सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।